जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो हर कोई कहता है, मैं पूछता हूँ व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, वो कहते हैं पैसा कमाना। क्योंकि वो सुपरफिशियल लेवल पे पैसा कमाना, वो क्यों कमाना है किसी को नहीं पता, कितना कमाना है किसी को नहीं पता, ये नहीं पता कि क्यों मैं भागे जा रहा हूँ पैसे के पीछे। बस सीखा है तो सक्सेस मेरे लिए पैसा कमाना। मेरे ख्याल से आधे इंडिया को थेरेपी का मतलब शाहरुख खान ने सिखाया था फ्रॉम दैट मूवी डियर जिंदगी। हाँ, डियर जिंदगी। कि जब मैं भी पहली बार काउंसलिंग में गया था ना, तो मैंने अपने काउंसलर से, थेरेपिस्ट से पूछा ही था कि ये शाहरुख खान वाला नहीं होता कि हम वॉक करने नहीं जाएंगे क्या बीच बीच पे? ना, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले मुझे बहुत बारी लोगों ने पूछा था कि ऐसा हो सकता है कि हम वॉक पे जाए, मतलब नहीं, अभी पहले रूम में आके तो कंफर्टेबली बात कर लो। वही हम लास्ट पॉडकास्ट में हमने सही ये डिस्कस किया था कि सही गलत क्या है और इसको डिसाइड कौन करता है कि सही गलत है क्या चीज। पेरेंट्स ने मान लिया कि मेरे बच्चे के लिए सही है, मैंने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, फोन इतनी देर चलाओगे, इतना खाओगे, इतनी देर खेलोगे, इतना वो करोगे, तो उसने तो कभी एक्सपीरियंस लिया ही ना सही। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो मेरे ख्याल से 15 साल से शुरू होके 33 तक के लोगों में सब में कॉमन है, सबके ब्रेकअप हो रहे हैं, सबके ही हो रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने ब्रेकअप ना करा हो, उसने प्यार ही नहीं करा जब तक एक आध बार ब्रेकअप करके उसने पैचअप ना करा हो और खेला ना हो ऐसा कि फोन नहीं उठा रहे एक दूसरे का, ब्लॉक कर दिया है फिर अनब्लॉक ना हुआ हो। तो आजकल कॉमन मेरे ख्याल से रोमांटिक चीजें हो गई हैं कि यार एक आध बार ब्लॉक तो करना बनता है तभी प्यार करता है, वरना नहीं करता। एक बहुत नोशन है, और मैं किसी से भी पूछूंगा ना, इधर इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछो कि व्हाट इज वन नॉन नेगोशिएबल थिंग इन अ रिलेशनशिप, एवरीवन वुड से व्हाट चीटिंग। वही ऑनेस्टी, चीटिंग। हाँ, चीटिंग। अगर देखो तो हर कोई बोलेगा चीट कर दिया, रिलेशनशिप है। बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग ऑन पोस्ट चीटिंग एंड गेटिंग हैप्पीली मैरिड। आजकल की यंग जनरेशन में एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं पर उनको पता नहीं चलती। तो आज के हमारे माइंड मैटर्स की सीरीज़ में हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट लक्षित डिंगरा। आप में से बहुत लोग उन्हें जानते भी होंगे, तो सीधा स्टार्ट करते हैं लक्षित के साथ ही। लक्षित, वेलकम टू FMT एंड स्पेशली इन माइंड मैटर्स। माइंड मैटर्स हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम यंग जनरेशन को स्पेशली गाइड कर रहे हैं अबाउट द मेंटल हेल्थ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कितनी हमारी फिजिकल हेल्थ के इक्विवेलेंट ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। एंड वी आर ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया 100% सुसाइड फ्री बाय 2040, क्योंकि उसकी शुरुआत यहीं से होती है, यंग जनरेशन से। जब तक वो समझेंगे नहीं छोटी छोटी बीमारियों को, जैसे पोलियो का हमारा कैंपेन चला था इंडिया में 90s के एंड में और 20s के स्टार्टिंग में, और वो हमने ख़त्म कर दिया। तो अभी बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, पेरेंट्स अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ काउंसलर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसका रीज़न क्या है इस अवेयरनेस को क्रिएट होने का, और हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं? आई गेस मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बट मुझे लगता है कि कोविड के बाद ये अवेयरनेस ज़्यादा आनी शुरू हुई है। कोविड वॉज वन ऑफ द हिट, मतलब लोग पैसे कमा रहे थे, अपनी ऑटो पायलट पे लाइफ जी रहे थे। जैसी कोविड आया उन्होंने बोला नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लिव आवर लाइफ। हम पैसे कमा रहे, जमा कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं कल हम बचेंगे नहीं बचेंगे। एग्जैक्टली। हम सब पैसे सेव करते जाए, हम सारे उस ऑटो पायलट पे चल रहे थे। कोविड जब हिट हुआ तो लोगों को रियलाइजेशन आनी शुरू हुई, ओके शायद लाइफ इज नॉट व्हाट वी थॉट इट इज। पैसा कमाना, हमारे पेरेंट्स ने जो बोल दिया वैसा नहीं है कि ओके तुम्हें साइंस लेनी है, तुम्हें अब बीटेक करनी है, तुम्हें ये करना है। ये सब पाथ जो हमारा ऑटो पायलट पे चल रहा था, ये सब चेंज हो गया। उसके बाद हाँ, और बहुत लोगों की हेल्थ डेथ्स देखी, इट वॉज नॉट द बेस्ट फेज, बट इसने हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी कि ओके मेंटल हेल्थ इज समथिंग। लोग सारे काम पे जा रहे थे, डेली काम पे बिजी थे। जो लोग काम से ऑक्यूपाइड थे, व्हेन दे स्टॉप्ड वर्किंग, दे वर मतलब लॉक्ड इन देयर होम, क्वारंटीन थे। उन्होंने रियलाइज करा नहीं, हम काम तो करे जा रहे थे बट एक्चुअली क्या चल रहा है दिमाग में हमने कभी सॉर्ट नहीं करा। तो कोविड वाज, आई फील कि अवेयरनेस का पीक पॉइंट था जहां से दोबारा इंडिया में मेंटल हेल्थ की बात होनी शुरू हुई है। तो ये आप जब आप काउंसिल करते हो, किस टाइप के लोग आपको जनरली दिखते हैं? कि आप दिल्ली में रहते हैं शायद? हाँ, दिल्ली में। हाँ, तो दिल्ली में भी हर टाइप के लोग हैं आपको, टायर 3, टायर 2, टायर 1, अल्ट्रा रिच एंड सुपर रिच लोग भी दिखेंगे। तो किस टाइप की कैटेगरी है जो इसके लिए जनरली अवेयर है? क्योंकि सेम चीज हमने देखी थी 1920 में जब प्लेग फैला था, ठीक है,
बहुत लोगों की डेथ हुई थी, उसके बाद लोगों ने हाइजीन का एक मतलब समझना शुरू करा था। हम्म, तो मेरे ख्याल से कोविड वही एक फेज था, हम्म, एग्जैक्टली 100 years अपार्ट, कि लोगों ने अब मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेना शुरू सीरियसली करा। लेना शुरू करा, हाँ। और इंडिया में तो बेसिक हाइजीन को अगेन सीरियसली लेना शुरू करा। हम्म। तो किस कैटेगरी में आपने ये पीक ज्यादा देखा और उसका क्या रीजन है ऐसा जो आपने फील करा है? मैंने इकोनॉमिक टीयर में कम, मैंने जनरेशन वाइज ज्यादा देखा है, मतलब एज गैप वाइज ज्यादा देखा है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पैसे सेव करते थेरेपी के लिए, मेरे पास आते हैं, गुड़गांव ट्रैवल करते हैं स्कूटी में, कैसे करके वो पहुंचते हैं रात को, पैसे सेव करते हैं, 2-2 हफ्ते में दे जस्ट टेक आउट देयर मनी फॉर थेरेपी ओनली, विच इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी गुड आई फील, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया नहीं। लोग बोलते थेरेपी इज ओनली फॉर रिच, बट अगर एक कॉलेज स्टूडेंट पैसे बचा के थेरेपी के ला रहा है, कभी कभी मुझे लगता है मेरे पास क्यों आ रहा है भाई, यू फील दैट, बट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें बताया नहीं कि थेरेपी का क्या पॉइंट है, क्यों लेनी चाहिए। और मतलब आई डोंट सी एनी इकोनॉमिक सेक्टर दैट इज स्पेसिफिकली ड्रिवन टुवर्ड्स थेरेपी, बट मैं देखूंगा एज, जैसे 20s 15 से लेके 40, ये वाला एज ब्रैकेट है, यहाँ पे बहुत लोग थेरेपी को पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि उनकी शादियां नहीं चल रही, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनको फील हो रहा है जो वो जॉब कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ी है बहुत इसी वजह से, बहुत हाँ। ज्यादा लोगों ने। और 9 to 5 तो बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गया अब आज की डेट में। हमारे यहाँ भी 9 to 5 बहुत ज्यादा स्पॉइल है वैसे थोड़ा सा। बट इसमें एक क्वेश्चन, जैसे मेरा पर्सनली भी मेंटल हेल्थ के बिल्कुल अवेयर नहीं था अंटिल अनलेस जब मैंने सेटबैक देखा था, सेम कंपनी जब डिफरेंट नेम से थी, हमने बिल्कुल डाउनफॉल कंपनी बंद होते हुए देखी, 300 लोगों का हमारा स्टाफ ओवरनाइट हमें निकालना पड़ा था। बट उसके बाद जब मैंने मेंटल हेल्थ को सीरियसली लिया तो मुझे वर्ड मालूम चले थे काउंसलिंग और थेरेपी। तो मैं ये बेसिक डिफरेंस अगर आप क्लियर करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि काउंसलिंग सेशंस में और थेरेपी में क्या डिफरेंस है। आई गेस काउंसलिंग इज अ जनरल वे ऑफ टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, जिसमें आप बात करते हो, थोड़ा आप इश्यूज को उठाते हो, वो आपको साइको एजुकेट करता है, आपके इमोशंस निकलवाता है आपसे, राउंड अबाउट दे टॉक अबाउट एवरीथिंग। बट थेरेपी स्पेसिफिक मोडालिटी, मतलब थेरेपी में अलग अलग सेक्टर्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक आपका एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी है। अब आप होम्योपैथिक दवाई लेते हो तो आपको पता है कि वो टाइम लेगी, वो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देगी। एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन लोगे, आपको पता है एलेग्रा खाई, एलर्जी हो रही है, ठीक हो जाएगी उसी टाइम। जस्ट लाइक दैट थेरेपी में अलग अलग मोडालिटीज है। जो स्पेसिफिक काउंसलिंग टॉक थेरेपी, इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, कोई एग्जिस्टेंशियल फॉलो कर रहा है, कोई कॉग्निटिव बिहेवियरल फॉलो कर रहा है, वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है फील्ड के, कि अलग अगर आप थेरेपी रूट ले रहे हो तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। बट ऑनेस्टली व्हाट आई फील, कोई एक मोडालिटी ठीक नहीं कर सकती, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मेरे ख्याल से आधे इंडिया को थेरेपी का मतलब शाहरुख खान ने सिखाया था फ्रॉम दैट मूवी डियर जिंदगी। हाँ, डियर जिंदगी, क्योंकि जब मैं भी पहली बार काउंसलिंग में गया था ना, तो मैंने अपने काउंसलर से, थेरेपिस्ट से पूछा ही था कि ये शाहरुख खान वाला नहीं होता कि हम वॉक करने नहीं जाएंगे क्या बीच बीच पे? ना, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले मुझे बहुत बारी लोगों ने पूछा था कि ऐसा हो सकता है कि हम वॉक पे जाए, मतलब नहीं, अभी पहले रूम में आके तो कंफर्टेबली बात कर लो। पहले क्योंकि मुझे 3-4 सेशंस खुद लगे थे बात करने में। तो एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट है लोगों में होता है कि जाते हैं आप, जगह आपने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट सेव करके आ रहा है, हाँ, तो वो ऐसा कौन सा हिंड्रेंस है जो बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं, अभी मैक्सिमम लोग नहीं आ पाते हैं, तो उस रेजिस्टेंस पॉइंट को कैसे वो ब्रेक कर सकते हैं ताकि वो भी खुल के बात कर सके? आई गेस द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ नॉट अप्रोचिंग टू अ थेरेपिस्ट इज लोग क्या बोलेंगे। ओके, कि लोगों को पता चल गया कि अगर मैं थेरेपी ले रहा हूँ, एक तो हम बोलते हैं ना जाके साइकियाट्रिस्ट से मिल रहा है, साइकोलॉजिस्ट, इट इज टर्म्ड एज अ बेइज्जती। एग्जैक्टली, हाँ, यू नीड अ थेरेपिस्ट, मे बी यू शुड टॉक टू समवन। ये बहुत ज्यादा एक बहुत ही ऑफेंडेड रिमार्क है, मतलब लोगों के माइंड में। बट मुझे लगता है कि ईच एंड एवरीवन शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। मैं खुद जाता हूँ, मतलब लोगों को लगता होगा मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से वैसी चिल्लम चिल्ली करके लड़ता हूँ। मतलब यस, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम चला जाता है या बिल्कुल एक्सेसिवली वायलेंट हो जाता है, नहीं, आई नो माई लिमिट्स, आई नो हाउ टू वर्क अपॉन इट, बट वी आर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। हमारी भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, हम भी वो अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, और कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, हमें हेल्प चाहिए होती है। लोगों को लगता है कि अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूं तो ये वीकनेस है, कि मैं अपनी लाइफ ही सॉर्ट नहीं कर सकता, मैं इतना वीक हूं क्या? बट वही वाली बात है, यू कैन लिव अलोन, बट व्हाई डू यू हैव टू लिव अलोन व्हेन यू हैव द ऑप्शंस? आप चल के तो दिल्ली से नोएडा भी आ सकते हो, बट गाड़ी क्यों लेते हो? ईज है, कंफर्ट है, वो एक आपके पास ऑप्शन है। तो जब आपके पास ऑप्शन है कि एक इंसान आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको अकेले क्यों लड़ना है? क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि थेरेपी इज एन आर्ट,
ठीक है, काउंसलिंग इज एन आर्ट। एक जो थेरेपिस्ट है और काउंसलर वो एक आर्टिस्ट है जो लोगों से उनकी बात निकलवाता है, समझ पाता है उनके इमोशंस को थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू सम टूल्स XYZ। तो क्या हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो अपने फेलो कॉलीग्स को, फेलो फैमिली मेंबर को या अपनी सोसाइटी में किसी को बाय लुकिंग, बाय ऑब्जर्विंग, बाय टॉकिंग टू देम ऑब्जर्व कर सकें इसको ये प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी हमने एक प्रोग्राम चलाया है अपना जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्टाइफन दे रहे हैं कि आप जाओ और अपने फेलो स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को पढ़ाओ, अलग अलग स्कूल्स के कोई भी हो आप, उसको हम उनको स्टाइफन देंगे अप टू 1 लाख रुपीज। तो बड़ा हिट हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि अगर वो बच्चा, जो बड़ा बच्चा है क्लास 12 का बच्चा, अगर वो समझ पाए कि इस बच्चे की शुरुआत में, जैसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं खुद ही, कि बचपन में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जो आगे जाके लाइफ में लाइफ लॉन्ग वो उसको हिट करता ही रहता है, करता ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या हम वो एजुकेट कर सकते हैं टीचर्स को, टीचर्स के नीचे उन बड़े स्टूडेंट्स को, फिर वो अपने छोटों को, ताकि वो बेस ऐसा कुछ शुरू पाए? क्या इसका कुछ तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल। आई फील कि इनिशियल स्कूल लेवल पे ना पेरेंट्स और बच्चों को एक साइकोलॉजी, नॉट एज अ सब्जेक्ट बट आई फील कि एक इंट्रोडक्टरी चीज होनी चाहिए, खासकर पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा डरते हैं। अभी भी बहुत मेरे पास पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स अप्रोच करते हैं, यार मेरा बच्चा शायद इस चीज में स्लो है, मुझे ऐसा फील होता है, शुड आई गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? आई से ऑब्वियसली यू शुड। अगर आपको हल्का भी डाउट हो रहा है, यू शुड। क्यों नहीं करना, पहले आप मुझे बताओ क्यों नहीं करोगे आप? अगर आपके बच्चे की ग्रोथ है, अगर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल आपको लग रहा है कि वीक है, कि क्यों ना अप्रोच करना इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि लोगों का वो स्टिग्मा अटैच्ड है। मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे बहुत जरूरी है, अगर पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था थेरेपी, वो अभी भी नहीं समझ सकते। मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, बट द होल पॉइंट इज, ठीक है वी कांट चेंज दैट, बट नेक्स्ट कमिंग जनरेशन जो आ रही है, जो पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, उन सबको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, वो क्योंकि वही नॉलेज इनकलकेट होगी बच्चों में। अगर जैसे हमारे पेरेंट्स ने देखा थेरेपी को बहुत नेगेटिवली, तो हमारी जनरेशन में, मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ बहुत सारे जो थेरेपी बोलते हैं ये तो सिर्फ बात करना ही है, कहते 1 घंटे में तू लाइफ कैसे दिखा सकता है किसी को? ऐसे मेरा तो लाइफ दिखा ही नहीं रहा, बट वो स्टिग्मा क्या है उन्हें पता ही नहीं एग्जैक्टली थेरेपी में हो क्या रहा है। तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है, और स्कूल इज द कोर लेवल जहां पे हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं। स्कूल में पेरेंट्स को और बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम आई फील हर स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल पे देखो, साइकोलॉजी 10th के बाद आती है, सिर्फ 2 साल। तो उससे पहले जो बच्चा सफर कर रहा है कि वो कोई भी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं इन्वॉल्व उसमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और स्कूल काउंसलर तो आधे काम ही नहीं मिलता उन्हें, वो सिर्फ बैठे होते हैं जस्ट सिटिंग इन देयर रूम्स, हाफ ऑफ देम आर नॉट डूइंग एनी वर्क, बिकॉज सीरियसली लिया ही नहीं जाता इस कॉन्सेप्ट को। स्कूल में कहा जाता है कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, शैतान ही है, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं स्कूल में भी काम कर चुका हूं, सो आई नो पर्सनली हाउ इट वर्क्स। बट वहां पे कोर लेवल पे अवेयरनेस, मतलब आई गेस दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि स्कूल में साइको एजुकेट किया जाए, जिस वजह से अगर आपके पेरेंट्स रेडी है थेरेपी के लिए, तो कभी बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे अगर उसे किसी को अप्रोच करना है। या अगर पेरेंट को पता है कि ओके माय एक्शंस कैन इंपैक्ट माय चाइल्ड इन अ डिफरेंट मैनर, तो वो अपने एक्शंस भी तो मेंटेन करेगा। हमारे पेरेंट्स ने हमें चाटा मारते हुए कभी नहीं सोचा, बट उसका इंपैक्ट अब हम फील करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स ने चाटा मार लिया, स्पेशली फादर ने, तो वो तो हीरो मॉडल था ना उसका, तो हीरो मॉडल कोई एक्टिविटी कर रहा है तो जो ठीक हो गई भाई, बिल्कुल। तभी ना, जैसे अगर आयरन मैन कोई चीज करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो वो गलत हो ही नहीं सकती फिर बच्चों के लिए स्पेशली। तो वो उसको फादर फिगर, अगर जो है, जो फादर स्पेशली फिगर भी क्या है इसमें, वही चांटा मार रहा है, तो बड़ा होके वो लड़का भी चांटा ही मारेगा, लड़की बिल्कुल। भी चांटा ही मारेगी, बिल्कुल किसी को भी मार सकती है वो बिल्कुल रोल मॉडल बना देता है। जस्ट लाइक अगर आप देखो कि अभी भी बहुत लोग हैं जो गाँव से या किसी भी टीयर 2 सिटी से आए हैं टीयर 1 पे, लोग कहते हैं ओके उनका लाइफस्टाइल बदल गया, बट उन्होंने देखा कि उनके घर में फीमेल सब घर का काम संभालती है, तो उनके दिमाग में यही है कि अब मैं शहर आया हूं तो मैं पैसे कमाऊंगा और मेरी वाइफ काम करेगी घर का, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। सो वो ऊपर लेवल से वो विजुअल्स जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वही वैसी चलती जा रही है, तो उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली क्या कहते हैं हम इसको, बिलीफ सिस्टम्स, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी बिलीफ सिस्टम अगर बन गया, वे दे जो रिजिडिटी होता है। अगर मेरे साथ कोई थेरेपी में आता है 20 से 30 साल का है, मुझे उसके बिलीफ सिस्टम तोड़ना मेरे लिए आसान है, बट वो 50-60 साल का है, मेरे लिए वही मुश्किल है। आपने अपने दादा दादी से भी बात करके सुना होगा, जब आप कभी उनसे बहसे हो, तो हमेशा वो कहते हैं कि हमें मत सिखाओ, हम जिंदगी जी चुके हैं, बिकॉज दे थिंक जो पाथ उन्होंने चूज करा शायद हमें भी वही करना चाहिए। आधा इंडिया यही बोलता है ना कि मैंने तुमसे ये बाल ऐसी सफेद बाल ऐसी सफेद नहीं हुए और इतनी ज्यादा जिंदगी देखी है, मतलब ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है देखी है, पर वही हम लास्ट पॉडकास्ट में हमने सही यही डिस्कस किया था कि सही गलत क्या है, और इसको
डिसाइड कौन करता है कि सही बिल्कुल, गलत हाँ। है क्या चीज? पेरेंट्स ने मान लिया कि मेरे बच्चे के लिए सही है, मैंने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, फोन इतनी देर चलाओगे, इतना खाओगे, इतनी देर खेलोगे, इतना वो करोगे, तो उसने तो कभी एक्सपीरियंस लिया ही ना सही बिल्कुल। गलत का। और मैंने इसी के बारे में आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, आई रेड, दो बच्चे, सेम फैमिली, वन वेंट इनटू एडिक्शन, वन वेंट एंड समहाउ बिकेम वेरी सक्सेसफुल एक्टर। और दोनों एंड्स पे अगर हम देखें तो जो इंसान जो एडिक्शन में चला गया, he was trying to cope up with his pain by escaping the reality, और नशों में उससे वो रियलिटी एस्केप कर पा रहा था। और जो दूसरा था, जो हम कहेंगे आइडली व्हाट अ चाइल्ड, क्या बढ़िया काम कर रहा है, बट उसने अपना पेन छुपाने के लिए ही बिकेम ओवर अचीवर, ही ट्राइड टू अवॉइड दैट पेन बाय अचीविंग डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, ताकि वो फेलियर ना देखे, वो रोक ही नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या है, लोगों का पेन इसका दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्टर है वो तो सक्सेसफुल हो गया, उसका साइलेंट पेन है, वो कोई नहीं समझ पा रहा कि उससे रुका ही नहीं जा रहा अब काम करने से। सो अगर देखा जाए दोनों बहुत अनहेल्दी पैटर्न्स है, बट हम इसको अनहेल्दी बोलेंगे और इसको हेल्दी बोलेंगे। इस वजह से आधे लोग अपने आप को काम में सबमर्ज करा देते, इतना अचीव कर लेते, करोड़ों के पैकेजेस, बट दे आर नॉट हैप्पी। और इसको मेजर करने का क्वांटिटेटिव वे भी नहीं है। यही जब मेरे इन्वेस्टर से हमसे बात हो रही थी कि अभी हम क्या अलग कर रहे हैं, सब मार्क्स के ऊपर जज करते हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड मार्क्स। 90% लाना एक आर्ट है, 95% लाना आर्ट है। हम उस बच्चे को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो लिख के बैठ के पढ़ सकता है। उस बच्चे का क्या, जो बाहर बैठ के एक्सपीरियंस लेके कुछ और बेटर कर सकता है, पर हमारे पास उसका कोई वे नहीं है उसको क्वांटिटेटिव वे में मेजर करने का, तो वो हमारे लिए फेलियर हो जाता है, नालायक हो जाता है। एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, आई फील दैट इफ यू आर accepted in the society, everything is going right. If you take a different turn, आप गलत जा रहे हो। ये हमेशा, ये हमारी सोसाइटी ने क्रिएट करा है। अभी थेरेपी वाज अ टैबू, अब लोग ले रहे हैं तो ओके, आई विल आल्सो गो फॉर थेरेपी। वो हो जाता है कि एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में तो इट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट जहां वो एक्सेप्टेंस चली जाती है वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब सोसाइटी पे हम आ ही गए हैं, तो सोसाइटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया सोशल मीडिया, और आप बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हो सोशल मीडिया से। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है इन अ पॉजिटिव वे, और मेरे ख्याल से इन अ नेगेटिव वे? क्योंकि सब लोग फॉलो कर रहे हैं जो लोग दिखाते हैं लार्जर देन लाइफ, जो सलमान खान दिखाता था अपनी मूवीज में कि सलमान खान पिट नहीं सकता, क्योंकि उसकी ट्यूबलाइट मूवी में एक बार वो ट्यूबलाइट दिखाता तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया सलमान ऐसा दिख सकता। तो छोटे बच्चों की स्पेशली आपने देखा होगा एल्विश भाई वाला, याद है वो वीडियो? तो यंग जनरेशन के लिए जो हमारा रोल मॉडल टाइप लोग हैं, ये कौन होने चाहिए, और कैसे वो बच्चे इस तरफ रोल मॉडल मान रहे हैं कि बिग बॉस में चला गया तो बिग बॉस की टीआरपी बढ़ गई, या फिर यही सक्सेस है, जैसे आपने कहा ना सक्सेस, वो हीरो बन गया वो सक्सेस है। व्हाट अबाउट कि जो आईआईटी निकाली जिस बच्चे ने, टॉपर बना, ठीक है, कोई इसरो में है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में कुछ और अच्छा कर रहा है, कोई इनोवेशन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको हम रोल मॉडल नहीं मान रहे। हमारी जनरेशन तक थे, हमारी जनरेशन ना अब्दुल कलाम एज रोल मॉडल, हमारे स्कूल्स में, सोसाइटी में सब बोलते थे कि इनके जैसे बनो। बट अब क्या है, एक्टर बनो, सोशल मीडिया करो, हर एक घर में मेरे ख्याल से एक यूट्यूब चैनल तो होने लग गया है। बहुत, जो पहले कॉमन नहीं था अब बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो आपको लगता है कि कैसे इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, और आफ्टर 5 years का क्या लगता है आपको, स्कोप है क्या? पहले तो मुझे लगता है कि एवरी चाइल्ड और एवरी पर्सन शुड रीडिफाइन व्हाट इज सक्सेस टू देम। बिकॉज फॉर मी और फॉर एनीवन, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो हर कोई कहता है, मैं पूछता हूँ व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, वो कहते हैं पैसा कमाना, क्योंकि वो सुपरफिशियल लेवल पे पैसा कमाना, वो क्यों कमाना है किसी को नहीं पता, कितना कमाना है किसी को नहीं पता, ये नहीं पता कि क्यों मैं भागे जा रहा हूँ पैसे के पीछे, बस सीखा है तो सक्सेस मेरे लिए पैसा कमाना। बट मतलब रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू थेरेपी एंड व्हेन आई वर्कड इन ऑन माई सेल्फ, आई रियलाइज्ड कि नहीं, पैसा कमाना नहीं है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए, खेलकूद है मेरे लिए, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सक्सेस फॉर मी। माई फ्रेंड्स आर सक्सेस टू मी, आई फील दैट गुड बॉन्ड इज सक्सेस फॉर मी। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसी चीज चेस कर रहा हूँ जो शायद मेरा मीनिंग ही नहीं है, वो मेरे ट्रॉमास के ऊपर और मेरे पेरेंटल प्रेशर के ऊपर से मैं वो चेस कर रहा हूँ, तो शायद मैं करोड़ों भी कमा लूं, आई विल नेवर बी हैप्पी। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूं जो शायद 300 400 500 करोड़ का पूरा सेटअप उनका है, दे आर नॉट हैप्पी। सो क्या पैसा सॉल्व कर रहा है सब? नहीं। सो वो सक्सेस रिडिफाइन करना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट लाइक यू सेड कि रोल मॉडल बदलते जा रहे हैं, वो इसलिए बदलते जा रहे हैं क्योंकि पीपल जस्ट वांट टू बी फेमस राइट नाउ, दे वांट टू बी फेमस, क्योंकि वो आईआईटी जिसने क्रैक करा वो फेमस नहीं होगा। दे सी दैट ओके, आई कैन गेट फेमस थ्रू दिस रूट, सो दे माइट डू थिंग्स। And I know so many people from social media who show their side, good side to the world, but deep down they're not happy.
और लोग बोलते हैं इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, मतलब मुझसे पूछो कितनी बुरी है, क्योंकि तुम वो एक साइड देखते हो मिरर की जो तुम्हें दिख रही है कि ओके आई हैड अ गुड डे। मेरा भाई खुद इस फील्ड में, सो आई नो कि एक एंड पे जो हमें दिखता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड। सो हम कभी कोई लिंक्डइन या सोशल मीडिया पे ये नहीं डालेगा आज मेरी तबियत खराब है, ओके आई फेल एंड समथिंग, या मेरा फेलियर हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं या कल गया लड़की से, लड़की ने मुझे रिजेक्ट करा। कोई ये स्टोरी या पोस्ट नहीं डालेगा, वो यही डालेंगे कि क्या उन्होंने अच्छा अचीव करा, बिकॉज दे वांट टू शो अ साइड कि अच्छी दिखे। ऑब्वियसली आपकी छाती पे स्कार है, आप जाके फोटो नहीं डालोगे उसकी, यू विल हाइड इट। फेस पे स्कार है, आप उसको बोलोगे फाउंडेशन लगा, हाइड इट, बिकॉज यू आर नॉट ओके विद दैट स्कार। द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट ओके विद दैट aspect of your life, you have not accepted, you only want to show the side, good side to the world, because आपको लगता है कि अगर मैं वो good side नहीं दिखाऊंगा वर्ल्ड मेरे को रिजेक्ट कर देगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से बहुत लोग अब फेमस होना चाहते हैं, दे वांट टू शो देयर बेस्ट साइड्स टू द वर्ल्ड सो दैट दे गेट फेमस, एंड अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए दे वांट टू शो देयर गुड साइड। तो लक्षित, मेरा जो क्वेश्चन था ना अगला यही था कि ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था कि सोसाइटी को एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। स्कार वाला एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया। क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे को किसी को रेफरेंस मान के अपने, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्पेशली उसी चीज़ से कि हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वेल, कि वो अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, बट क्यों हम अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करें कि मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ। जैसे कल मेरी टीम ने मुझसे कहा था कि सर आप थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं सूट के ऊपर भी अपने पसंद के जूते पहनना पसंद करता हूँ, ठीक है, फैशन में हो ना हो मेरे को कंफर्ट चाहिए, पर स्पेशली मेरे को बोला गया, पोक करा गया, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता, और स्पेशली यहाँ डिस्कस करना चाहता था कि क्यों अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के लोग उस जगह भाग रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहेगी, हाँ। क्योंकि मैं वो जो हूँ उससे कुछ और बन के आऊँ, फिर मुझे जज कर रहा है क्या, ये मुझे इस चीज में जज कर रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत जगह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं लंदन गया था, वॉकी टावर के ऊपर एक बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट है, अंदर विजय माल्या बैठा था, बहुत लाइन लगा के हम गए ऊपर जाके पता चलता है कि 300 पाउंड पर पर्सन की एंट्री है। मेरा दिन का बजट था 1000 पाउंड, मैंने 600 पाउंड सिर्फ इस चक्कर में कि लोग क्या सोचेंगे मेरे को, मैं अंदर गया, आई जस्ट हैड वन ड्रिंक, ठीक है, और जस्ट टू बी 1000 उसमें खर्च हो गए, जबकि मेरा पूरे दिन का बजट वही था उस दिन का। फिर मुझे अगले दिन के बजट से पैसा उठाना पड़ा जस्ट बिकॉज कि लोग क्या सोचेंगे। देन आई रियलाइज कि यार लोगों के, राजेश साहब कह के गए हैं लोगों का काम है कहना, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों हम इसको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एज अ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, आप क्या ऐसी चीज है सोसाइटी में, और ये हो रहा है सबके साथ, बहुत हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को आसपास देखा है कि जो वो हैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कुछ और बनना चाहते हैं, वो डर रहे हैं, किसी ना किसी कोई रीजन है ऐसा जिससे वो डर रहे हैं। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे वो दिखाना, वो कंपैरिजन, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? आई फील दैट, मतलब ऑनेस्टली हम, मतलब ये बहुत ज्यादा हम इनफेमस है इसलिए साइकोलॉजिस्ट की हर चीज हम चाइल्डहुड पे ले जाते हैं, बट बहुत बड़ा रीजन एक चाइल्डहुड है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के अंदर इनसिक्योरिटीज प्लांट हो गई है बचपन से ही, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा दैट पर्सन विल बी लेस कॉन्फिडेंट, और जब एक इंसान लेस कॉन्फिडेंट होता है, हम इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं ओवर कॉम्पनसेशन, तो ओवर कॉम्पनसेशन करता है अपनी बाकी चीजों से। तो कभी कभी अगर उसे लगता है कि वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कोई चीज अपने रिलेशनशिप में, ओके जस्ट लाइक ओके आई कांट गिव लव टू माय पार्टनर, आई विल गिव हर मोर गिफ्ट्स, मैं लैविश लाइफस्टाइल दे दूंगा, मैं ओवर कॉम्पनसेट कर दूंगा वो लव। तो बहुत बारी इनसिक्योरिटीज के साथ भी यही होता है कि आपको लगता है कि ओके आई लैक दिस, सो आई विल ट्राई टू हाईलाइट माय अदर पार्ट सो दैट आई लुक इवन बेटर। और बहुत बारी एक्सेप्टेंस का, जैसे आपने बोला, लोग ना सोचते हैं ना कि वो क्या सोचेगा, एक्चुअली दे आर जजिंग देमसेल्व्स, बट वो प्रोजेक्ट हो रहा है सामने वाले पे कि यार ये मुझे जज कर रहा है। मतलब हम कहते हैं ना लोग क्या बोलेंगे, लोग नहीं, वो ऑलरेडी आपने ही जजमेंट खुद के लिए बना लिया, बट वो प्रोजेक्ट लोगों के थ्रू आप पे हो रही है कि इफ आई एम गोइंग टू सम प्लेस एंड आई वोर अ वेरी डिफरेंट ड्रेस, तो पहले मैं खुद को ही जज कर रहा हूँ। रूम में गुस्सा, एक भी आंख इधर मुड़ी ना, मैं बोलूंगा देखा जज कर रहा था, कहा था ये नहीं पहननी चाहिए थी। हम इसको कंफर्मेशन बायस भी बोलते हैं। सो ये बहुत प्रॉब्लम है, और एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि इस वजह से भी नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को उनके पेरेंट्स ने ही एक्सेप्टेंस नहीं दी। वर्ड्स जैसे मोटू, कालू, छोटू, ये सारे वर्ड्स साउंड तो करते हैं कि ओके तो घर के पेट नेम्स है, बट ये सारे अगर आप देखो ऑल दीज टर्म्स आर रिप्रेजेंटिंग योर, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, योर स्किन कलर, जो शुरू से इनसिक्योरिटी ले आता है बच्चों में।
वही कहते हैं ना कि किसी पेड़ को अगर मारना, जापानीज फिलॉसफी है कि अगर किसी पेड़ को खराब करना है उसको जाके कोसते रहो कोसते रहो कोसते रहो कोसते अब रहो। ये बचपन से होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बच्चा बुली ज्यादा करता है ना, हम्म, बड़ों की भी बुली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बुली हुआ हुआ है भी पहले। है। मैं हुआ। बहुत बुली करता हूँ क्योंकि मैं हुआ हूँ, हम्म। ठीक है। और एक तो स्पेशली बहुत सारे केस मेरे ख्याल से आपके पास भी आते होंगे, सिंस आप एमिटी के भी फैकल्टी हैं, तो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, हमारे में इंडिया में अगर इंग्लिश नहीं आती तो भाई ये बिल्कुल बंदा बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। सोसाइटी बुलाएगी नहीं, भाई तू बाहर जा, तू गांव में जा, तो गांव में गांव से आया क्या? हाँ, मतलब मैंने कितनी बार देखा इंग्लिश का वर्ड गलत आप बोल दो, लोग ऐसे ऐसे हो ये जाते हैं, कैसे बोल आग दिया? बबूला। और हिंदी का वर्ड बोल दो, ओ यार अभी तो हिंदी सीख रहा हूँ। मतलब दोनों मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही है, दोनों मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, बट हमने क्या एसोसिएट करने लग गए हैं कि जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। एग्जैक्टली इससे इंटेलिजेंस से जब हमने कंपेयर कर लिया, और इंडिया में तो बिल्कुल ही कर लिया। मैं लगभग 18 कंट्री घूम चुका हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं आती आपको इंग्लिश, मुझे भी नहीं आती भाई आधी, कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं ना, बात हो जाती है, और इतनी अच्छी बात होती है ना। मैं काउच सर्फिंग करी है 2 साल, लोगों के घर ऐसे ऐसे रुका हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है हर टाइप के लोगों से, कि एक गरीब से गरीब जो एक छोटे कॉन्डो में रह रहा है, एक मैंशन में रह रहा है, और सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कि जजमेंट हमारे इंडिया में हमारी जनरेशन से पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि हम उस कॉलोनियल साइड से आए थे कि जब अंग्रेज गए थे, पर वो अंग्रेजी छोड़ गए, बहुत पुरानी कहावत है ये, अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ पे, पर ये निकल नहीं पा रहा, ये अभी भी नहीं निकल पा रहा है। आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, एमिटी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, आते हैं वो टायर 2 टायर 3 सिटीज से, उनको ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरी क्लास में खुद मेरे साथ हुआ था, नहीं हो पाता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, मैंने इंग्लिश सीखी थी 8th के बाद, मैंने अपने उसमें वर्क करना शुरू करा, मैं बिल्कुल अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं था, और एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज तो फोड़ना है। तो मैंने जितने भी डीपीएस एमिटी, मतलब बड़े जो जिनको कहा जाता था कि दिखाना कि यहाँ पे तो भाई कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत के आ गया। वो मेरे अंदर से आ गया कि मैंने डिसाइड कर लेता करना है, बस करना है, इसलिए आ गया। पर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते कि उनके लोग जो आसपास के ना उनको पीछे खींचते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं अपनी क्लास के सीआर के लिए खड़ा हुआ था फर्स्ट ईयर, मैं अच्छी चीज़ बोली कि भाई मैं नोएडा से हूँ, आपके यहाँ हेल्प करता हूँ, यहाँ आप हॉस्टल में आए हो, ये करूँगा वो करूँगा फलाना करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर उन्होंने एक ऐसे बच्चे को करा, ठीक है, जो 2-3 महीने बाद ही वो हर तरह के नशे करता था, बट कि उसकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट थी, वो बहुत फैंसी बन के आया था। मुझे भी याद है, मैंने एक टाइट वाली टी शर्ट अट्टा मार्केट से लेके नीले रंग के जूते बाल स्पाइक करके, मैं सोचा एमिटी की साइड लड़के इधर ही देखेंगे, बट वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा, उनको टाइम लगा। पर एट द एंड ऑफ माय 4th ईयर आई वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन, डिपार्टमेंट कैप्टन, तो वो टाइम लगा। पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसको वहीं से पीछे रह जाते हैं, जो बुली हो लग जाते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी आई थी जिसमें बच्चा वो कर ही नहीं पाया ओवरकम, क्योंकि उस वो जो कमी थी वो आगे फेस होगी उससे जॉब में, आगे फेस होगी आगे के करियर में, फिर वो अपने निकालेगा फैमिली के ऊपर, और कभी वो उसका भी बच्चा वहां से निकल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई फील दैट जो आपने बात बोली, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स, क्योंकि जो भी बच्चा बुली हुआ है ना, उसके साथ एक पैटर्न मैंने नोटिस करा है, मतलब एज अ थेरेपिस्ट, कि जब भी कोई मेरे पास आता है जो बुली का वो है, दे आर नॉट एबल टू शेयर, दे आर नॉट एबल टू शेयर, उनके लिए शेयर करना बहुत ही मुश्किल है। और वो रूट ले लेते हैं दूसरा हाइपर इंडिपेंडेंस का, कि ओके दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया तो वैसे ही मेरे से अगेंस्ट है, तो मैं खुद सॉल्व करूँगा सब। और खुद सॉल्व करने के चक्कर में दे समहाउ डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फैमिली से दूर हो जाते, दोस्तों से दूर हो जाते। और क्या होता है, मैंने देखा ऐसे लोगों में बहुत बड़ा ना एक बायस बन जाता है, कंफर्मेशन बायस, कि ओके दुनिया तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। और क्या होगा इस प्रोसेस में, वो किसी भी दोस्त को कोई बात बताएंगे ना, फॉर दैट, मतलब जैसे ओके आई शेयर्ड समथिंग, उसने किसी को बता दिया, जो कि दोस्तों में हो जाता है नॉर्मली, दे टेल ईच अदर थिंग्स जो शायद मैंने आपको बहुत ट्रस्ट करके बताया, आपने किसी को बता दिया, मुझे पता लग गया ना, मैं बोलूंगा थप्पा लगा दूंगा, कहा था ना दुनिया है ही ट्रस्टवर्दी। तो ये जो भी बुली होते हैं ना बच्चे, या जो भी एक्सपीरियंस करते हैं बुलिंग, उनके साथ ये बहुत कॉमन है दैट दे लूज दैट ट्रस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड वंस यू लूज ट्रस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यू बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। और जैसे आप लोगों से दुनिया मतलब दूर हो जाओगे ना, सारी प्रॉब्लम्स आने लगे। आई फील दैट इट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ एवरी मेंटल हेल्थ इशू, दैट इज लोनलीनेस। आधा क्या है, लोगों के पास लोग नहीं, आधे क्या है, लोगों ने इतने बैरियर्स बना दिए हैं, ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि लोगों को अप्रोच कर सकते, किसी से बात ही नहीं कर सकते, वो रो भी नहीं सकते किसी के आगे, उनको रोना भी आ रहा है, वो जाएंगे अकेले रूम में तब रोएंगे, और शायद वो भी दबा देंगे कभी। दे कांट ट्रस्ट द वर्ल्ड।
सो बुलिंग एक मेजर लेवल, मतलब हमें लगता है कि हमने क्या करा, 4 शब्द ही तो बोले, बट उसका इम्पैक्ट इतना लंबा है ना कि इट कैन इम्पैक्ट किसी की भी लाइफ। और ये छोटा सा शब्द अगर टीचर्स को, पेरेंट्स को समझ में आ जाए, इसको सीरियसली लें। जैसे आजकल के ज़माने का एग्जांपल लूँ, समय रैना बड़ा फेमस है। उसके एक पॉडकास्ट में मैंने ही देखा था कि वो बचपन में उसको एक स्कूल में बहुत बुली करा था, रोया है वो अब इस पे शेयर कर पा रहा है क्योंकि अब उसने वो मिल गया, वो उसे लेवल प्लेटफॉर्म मिल गया, हाँ। उसे फर्क नहीं पड़ता। पर अब वो बुली करता है लोगों को थ्रू कॉमेडी, वो कॉमेडियन बन गया। उसमें उसने पॉजिटिव साइड लिख ली कि हाँ इसको निकालूं तो निकालूं कैसे, बन गया। बट एक आम बच्चा उसे निकाल ही नहीं पाएगा कभी। जैसे बिल्कुल, किसी ने थप्पा लगा दिया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, तो बस तोड़ ही दिया है वो। अब उसके बाद रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, आपके बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं। बचपन में यू आर जस्ट लाइक अ ब्लैंक स्लेट, जो लिखोगे यू विल एक्सेप्ट इट। हमें बचपन में बोला जाता था ओके आप गिर गए, जमीन ने मारा, लो मैंने मार दिया, हप कर दिया, हमने मान लिया। पर जैसे जैसे अब हमें लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, अब कुछ सामने भी आता है ना, वी आर सो हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट पर्सन, यार इसने मेरे को आंख बड़ी करके देखा, इसने छोटी करी, अब इसने ये शब्द बोला, इसका क्या मतलब होगा। वी स्टार्ट फाइंडिंग मीनिंग इन दैट। इट इज बिकॉज वो सामने वाला इतना तो मेहनत कर ही नहीं रहा, वो हमारा विजिलेंस है कि मैं छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा हूं आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में, कि आप मुझे कैसे ये दिखा दो कि यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। एक्चुअली आई एम फाइंडिंग दैट थिंग। मैं कोई भी पिक्चर दे दूं, बोलूं इसमें गलती निकाल दो, आप 10 मिनट लगाओ, आप 10 गलती निकाल दोगे। इट इज जस्ट लाइक दैट। इफ यू वांट टू फाइंड अ फॉल्ट यू विल फाइंड इट। प्रॉब्लम तो ढूंढ ही लोगे आप। तो वो ट्रस्ट ना करने का आप रीजन ढूंढ रहे हो, बिकॉज इट मेक्स यू फील सेफ एंड कंट्रोल। अगर मेरी बातें मेरे तक है, मैं कंट्रोल में हूं। मेरी बातें किसी और के पास, ये कंट्रोल किसी और के पास चला गया। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट हैपन। अब आते हैं एक आपके में हाईलाइट करके लिखा गया था रिलेशनशिप काउंसलर और इसी पे आते हैं क्योंकि यंग जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उसकी वजह से डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में, या फिर किसी भी हमारे जो कल्चर था, इस वर्ड का कोई हिंदी वर्ड नहीं है डाइवोर्स का, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे भी नहीं पता था इसका कोई वर्ड नहीं है। आप खुद सोचो, इसको डाइवोर्स का क्या कहते हैं? तलाक उर्दू वर्ड है, और एक गुजराती वर्ड मुझे भी आता है, हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं है। रीजन था कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बट अब स्पेशली एक केस स्टडी मैंने पढ़ी थी जिसमें मोस्ट ऑफ द डाइवोर्स, अगर कोई सक्सेसफुल बंदे के होते हैं तो उसमें IIM के बंदों के सबसे ज्यादा डाइवोर्स है। अच्छा। IIT सेकंड नंबर पे है, नॉर्मल कॉलेजेस बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है। क्योंकि अगर ओवर सक्सेस भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पार्ट कर रही होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो रहा है कि क्योंकि लेट शादियां हो रही हैं, रिलेशनशिप लंबे चल रहे हैं, ब्रेकअप पैचअप चल ही रहा है। क्योंकि मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ आपके कि ऐसा क्या आपने पैटर्न नोटिस करा है और इसका रीजन क्या है। सबसे पहले मैं इस पे जरूर आऊंगा, जो वर्ड आपने बहुत अच्छे से मेंशन करा है। मतलब पहले डाइवोर्स ये सब इतना होता नहीं था हाईलाइट, बट मैं ना इसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखता हूँ लोगों से, कि लोग शायद देखते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ अलार्मिंग थिंग। बट मुझे लगता है कि पहले ना डाइवोर्स कभी कंसिडर हुआ ही नहीं। तुम्हें रहना है भाई, तुम इस घर में रहोगे, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, हम नहीं देखेंगे। पेरेंट्स तो कॉल उठाना बंद कर देते वाइफ्स का, कहते थे ठीक है अब तुम हो इधर, तुम्हें सरवाइव करना है। तो अगर डाइवोर्स रेट बढ़ भी रहा है, इट इज बिकॉज मतलब इंडिपेंडेंस बढ़ रही है, आई फील। और बहुत लोग नेगेटिवली व्यू करते हैं कि डाइवोर्स हो गया। मैं देखता हूं, आई फील मैंने बहुत लोगों की लाइफ बनते हुए देखा है पोस्ट सेपरेशन, क्योंकि वो इतना टॉक्सिक सेटअप है। इससे अच्छा तो तुम्हें भाई रिलीज ही होना चाहिए। इफ यू आर इन अ डिफरेंट सेटअप, इफ यू कैन फ्लरिश इन योर लाइफ, दैट्स द बेस्ट थिंग। लोग ब्रेकअप के बाद ओहो, आई आस्क दैट पर्सन, ओके ये ब्रेकअप तुम्हारे लिए पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये बताओ। क्योंकि जब तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा, तुम्हें हस्बैंड डेली मार रहा है, तुम उससे डाइवोर्स ले रहे हो, फिर तो तुम फ्लरिश ही करोगे। फिर तो मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए रादर देन सेइंग सॉरी। सो जो डाइवोर्स था ना पहले, वो ऑप्शन ही नहीं था, अब ऑप्शन है। इस वजह से आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और डाइवोर्स एक नेगेटिव चीज नहीं है। आई फील दैट इट इज अ मेजर इवेंट इन एनीवन्स लाइफ। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हम सेपरेशन को बहुत नेगेटिवली व्यू करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार दो इतने अच्छे लोग कैसे सेपरेट हो गए। बट अगर वो सेपरेट होना ही चाहते हैं तो शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही होगी। क्योंकि हमने मोहब्बत करना सीखा था शाहरुख खान की मूवी से, इसमें ये तो एंडिंग होती थी हमेशा बढ़िया। हाँ, ये तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं इतनी बार ही बोलता हूँ कि हम तो रोमांटिक मूवीज शाहरुख खान ने तो खराब ही कर रखा है सारा काम।
कि अच्छा एंड में देखा सिमरन भागते हुए हाथ पकड़ ले, मूवी खत्म। असली प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू उसके बाद होती है। शुरू होगी। हाँ कि अच्छा सिमरन कैसे एडजस्ट करेगी अब ऐसी तेरे साथ? मूवी बनाई थी उससे चलते चलते, अगर हाँ। आपने देखी हो, हम्म। कि जब हाथ पकड़ लिया उसके बाद की स्टोरी उसके बाद की असली स्टोरी तो वही है, क्योंकि रिलेशनशिप में आना, आपने वू कर लिया लड़की को या लड़की ने आपको वू कर लिया, ओके यू आर इन दैट रिलेशनशिप, नाउ व्हाट? अब बोलते हैं कि यार वो स्पार्क चला गया, वो चीज नहीं वापस आ रही। अब इसको किसी ने कभी हाईलाइट नहीं करा मूवीज में, कभी शाहरुख खान ने ये इश्यूज, और वो मूवी हिट भी नहीं हुई ज्यादा जिसमें ये सब हाईलाइटेड है, क्योंकि लोगों को देखनी हैप्पी एंडिंग है। इससे इतना ज्यादा रोमांटिसाइज हो जाते हैं लोग कि दे स्टार्ट चेजिंग पीपल। उन्हें पता है कि वो नहीं है, यार मैंने मूवी में देखा था, अब मैं चेज कर लूंगा और शायद मेरी लाइफ भी बदल जाएगी, क्योंकि मूवीज में तो मैंने ऐसा ही सीखा है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि वो मिलने के बाद व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड वर्क ऑन, क्योंकि हमने पेरेंट्स से तो कभी अपना रिलेशनशिप डिस्कस ही नहीं करा, हम तो छुपाते थे उनसे। तो जब ये प्रॉब्लम आई, आधे लोग ब्लैंक है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना। एंड अगेन कमिंग बैक टू योर डाइवोर्स पार्ट, मुझे लगता है कि एक और बड़ी मेजर चीज है कि अब जो एक हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो अब जैसे जैसे फीमेल्स आर गेटिंग दैट इंडिपेंडेंस, दैट स्ट्रेंथ, दे आर गेटिंग दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, दे हैव द ऑप्शन टू गेट सेपरेटेड। इससे पहले कभी था ही नहीं, इससे पहले वो डिपेंडेंट थी। तो इतने केसेस में मैं ऐसे सुनता था कि दे जस्ट वेंट ऑन फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो निकल के कर पाए कुछ अपना। तो एक वो भी बहुत मेजर रीजन है जिसको अगेन हम नेगेटिवली व्यू करते हैं कि अब लड़कियां पैसे कमा रही है तो वो कभी भी छोड़ के जा सकती है, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं बन रही बात तभी छोड़ के कोई जा रहा है। एंड यस, उसके अलावा पीपल आर नॉट रेडी। मैंने भी एक आर्टिकल और एक वीडियो ही देखी थी, एंड विच इज वेरी ट्रू, दैट एज यू ग्रो ओल्ड यू बिकम मोर रिजिड, विच इज वेरी ट्रू, विच इज वेरी ट्रू। जितने आप यंग होते हो उतने आप फ्लेक्सिबल होते हो। तो जितना अब आप देखोगे हम शादी लेट कर रहे हैं, लेटर स्टेजेस में कर रहे हैं, जो हम लेटर स्टेज में करते हैं वी आर मोर रिजिड। तो ऐसे में अरेंज मैरिज हुई, लड़का लड़की मिले, वो नहीं एडजस्ट करेंगे, कंपैरेटिवली कम करेंगे। जितना इनिशियल लेवल पे शादी होगी उतना एडजस्टमेंट बेटर होगी, दैट इज प्रूवन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि लेट शादी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो। ऑब्वियसली उसके दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं कि जितना आप जल्दी करोगे एडजस्टमेंट तो बेटर हो जाएगी, बट आपकी मेच्योरिटी नहीं होगी उतनी। So it is a very complicated thing and people don't want to change. They don't want to change themselves. They want to blame the other person. मैं relationship पे सबसे ज्यादा देखता हूँ उसकी गलती है, उसने करा है, ये करा है। मेरे पास कोई ऐसा भी इंसान आया ना जिसने मुझे बोला कि मेरे को मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ने बहुत मारा है, मैं उससे हमेशा पूछता हूँ आज मुझे बताओ what are your mistakes in your relationship। वो कहता है क्या, मैं तो बोल रहा हूँ वो मार रहा है। नहीं, मुझे आपसे जानना है। अगर वो आपको साल से मार रहा है तो आपने एक साल पहले ही क्यों नहीं स्टेप लिया, 9-10 महीने से वेट क्यों कर रहे थे? ये आपकी गलती नहीं है। आई वॉन्ट टू हेयर दिस फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि ताली दो हाथ से बजती है। कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी है या कुछ भी है, दोनों साइड में मिस्टेक्स है। एक की शायद सहना है, एक का कुछ एक्टिवली करना है, बट दोनों पार्ट पे मिस्टेक्स है। जब अपनी एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग, तो वो रिलेशनशिप वैसे ही टूटेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट, और आधे लोगों से एक्सेप्टेंस हो ही नहीं पाती। आई फील बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपनी गलती मानना, अपनी गलती मानना। इन योर ऑब्जर्वेशन लेके कौन आता जाता केस, लड़के वाली साइड से या लड़की वाली साइड से? आई गेस बोथ। मतलब ऐसा कोई मैंने जेंडर स्पेसिफिक ज्यादा नहीं मतलब फ्लक्चुएशंस देखी, बट आई फील दैट मतलब जो मेरे फीमेल क्लाइंट्स हैं दे आर मोर एक्टिवली लुकिंग इनटू दैट रिलेशनशिप। मतलब लड़कों के ना दिमाग में बहुत ज्यादा डाल रखा है कि आपको इमोशंस से डील ही नहीं करना। सो अगर कुछ गलत भी जा रहा होगा ना, वो दे विल टर्न दैट ब्लाइंड आई, और वो नोटिस ना करके सब ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, और बोलते हैं कि यार लड़कियां ज्यादा सोचती हैं। बट क्या है, तुम सोचना ही नहीं चाह रहे, सो हाउ विल यू फाइंड दैट प्रॉब्लम? आई नो मेनी पीपल, मतलब मैं लड़कों से भी मिलता हूँ जो बहुत सेंसिटिव है अपने रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, बट ये बहुत नोशन बना हुआ है और लड़कों को स्पेसिफिकली इम्प्लांट कर दिया कि यू हैव टू बी जस्ट दैट रिलैक्सिंग पर्सन कि ओके मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। बट बहुत मैंने देखा है कि वो आधी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाता है कि लड़का इनसिक्योर है, वो लड़की किसी के साथ गई, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज क्या होगा फिर वो सामने वाला बोलेगा अच्छा तो इस बात पे इनसिक्योर हो गया, तो क्या वो एंगर कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी फनी थिंग दैट कोई भी इमोशन जब लड़कों के साथ क्या होता है, हमें गुस्सा सिखा दिया जाता है, क्योंकि हमें क्या बोला है, रोना नहीं है, मारपीट करा है, वेरी गुड शेर बेटा, है ना। कभी रो रहा, अरे लड़की है क्या, तो क्या शुरू से ही एसोसिएशन होगी, सैडनेस तो दुनिया मेरी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली, इससे बेटर मैं गुस्से वाला बन जाऊं।
तो बहुत बारी वो जो सैडनेस है, वो पार्ट है, वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। तो लड़कों के साथ मैंने देखा वो उनको इमोशनल रेगुलेशन सेंसिटिविटी कम है एज कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियों को कभी ऐसा नहीं बोला रोते हुए कि अच्छा तू लड़का है रो रही है, कभी नहीं बोला। उनके इमोशंस को सपोर्ट किया गया है। मतलब ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की के साथ ऐसा हुआ है, बट मेजर लेवल पे देखोगे तो हर लड़की को यही बोला गया जब भी वो रोया है। आज की डेट भी, आज की डेट में भी मैं किसी को देखता हूँ ना, कोई रो रहा है, अरे अरे रो मत, रोने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है। बट मुझे लगता है क्यों ना रोए, हंसते टाइम तो किसी ने नहीं रोका किसी को, मतलब किसी ने नहीं बोला अरे कम हंस, मैंने कभी नहीं देखा। बट कोई रो दे, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज देयर, अरे रो मत, रोने वाली क्या बात है, रो के क्या चेंज हो जाएगा। बट अगेन एन इमोशन, वो आना चाह रहा है, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया। रोना एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अच्छा मुझे टेंशन हो रही है अपनी गर्लफ्रेंड की, आई शुड टॉक टू, आई एम फीलिंग सैड, आई शुड एक्सप्रेस। नहीं नहीं, सैड थोड़ी होते हैं, नहीं, मुझे हैंडल करना है। तो अगर मैं सैड नहीं हो सकता तो क्या होऊंगा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बाहर है, मैं नहीं चाहता, क्या होगा? आई गेट एंग्री। वो मास्क्ड सैडनेस है अंदर, बट वो तो देखी ही नहीं, वो गुस्से में जाती है, दिखा भी नहीं पाते। हाँ, दिखा नहीं पाते। इसमें लड़कों के ऊपर मेरे ख्याल से एक प्रेशर और होता है कि टू बिकम सक्सेसफुल, उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है टू बिकम सक्सेसफुल। कि बहुत सारे केसेस में आपने भी देखा होगा कि यार पापा से बात करनी है तो इतना तो आपके पास करियर में होना चाहिए। हाँ। और हमने बहुत सारे जगह देखा भी है, और लड़की तब तक ट्राई करेगी जब तक पापा आपसे ज्यादा बेटर ना लिया ऑप्शन। हाँ, ये है। हाँ। तो लड़कों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार और करूं, मैं और करूं। कई बार इस वजह से भी वो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाते, स्पेशली मेरे केस में, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं है। मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, मैं दोबारा फेल होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फिर वो टाइम लगेगा, क्योंकि लाइफ के जिस एज पे हूँ। तो बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मनी इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर मी। मेरे लिए टाइम वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ एक आप कोई केस स्टडी आपने बताओ इन्हीं सब चीजों पे जो हमने रिलेशनशिप वाली चीजें डिस्कस करी है। कुछ ऐसा केस स्टडी जो बहुत यूनिक लगी हो आपको बिटवीन द रिलेशनशिप, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो मेरे ख्याल से 15 साल से शुरू होके 33 तक के लोगों में सब में कॉमन है। सबके ब्रेकअप हो रहे हैं, सबके ही हो रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने ब्रेकअप ना करा हो, उसने प्यार ही नहीं करा जब तक एक आध बार ब्रेकअप करके उसने पैचअप ना करा हो और खेला ना हो, ऐसा कि फोन नहीं उठा रहे एक दूसरे का, ब्लॉक कर दिया है फिर अनब्लॉक ना हुआ हो। तो आजकल कॉमन मेरे ख्याल से रोमांटिक चीजें हो गई हैं कि यार एक आध बार ब्लॉक तो करना बनता है, तभी प्यार करता है, वरना नहीं करता। तो ये क्या कोई ऐसी केस स्टडी है जिसमें आप बहुत लोग मतलब, हाँ, मतलब लगे ऐसे पड़े हैं? केस स्टडी से ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ा नोशन है ना, मतलब आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, एक बहुत नोशन है। और मैं किसी से भी पूछूंगा ना, इधर इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछो कि व्हाट इज वन नॉन नेगोशिएबल थिंग इन अ रिलेशनशिप, एवरीवन वुड से व्हाट चीटिंग। वही ऑनेस्टी चीटिंग। हाँ, चीटिंग हाँ। अगर देखो तो हर कोई बोलेगा चीट कर दिया, रिलेशनशिप है। बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग ऑन पोस्ट चीटिंग एंड गेटिंग हैप्पीली मैरिड। इफ यू वांट टू वर्क, मतलब वो है ना, एक नोशन बना दिया कि चीटिंग तो मेरा एक अपमान हुआ है। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बिग थिंग, कोई भी रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, बट क्या हम उसे नॉन नेगोशिएबल हमेशा मानते हैं? बाकी मिस्टेक्स अलग क्यों है, ये वाली अलग क्यों है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? नो। बट आप देखना 90% लोग यही बोलेंगे कि रिलेशनशिप वो कब एंड करेंगे? चीटिंग के बाद। दे डोंट नो व्हाई, बट कहते हैं कि चीटिंग के बाद ट्रस्ट खत्म हो जाता है, ये हो जाता है। बट वही वाली बात है कि यू हैव सेट बिलीफ इन योर माइंड, क्योंकि आप खत्म करना चाहते हो उसके बाद। लोग चाहे तो वर्क भी कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी ह्यूज नोशन कि ओके अगर चीट कर दिया मुझे तो इसके बाद कुछ नहीं है, देयर इज नो गोइंग बैक। बट देयर इज गोइंग बैक इफ यू वांट टू। तो होता है। हाँ, होता है। बहुत मैंने रिलेशनशिप्स में देखा कि चीटिंग के बाद भी चीजें वर्क कर जाती है। मैं नहीं कह रहा कि करो, आई एम नॉट प्रमोटिंग चीटिंग, बट इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मिस्टेक। मतलब वही वाली, अगर लोग कहेंगे कि ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये नहीं, सो ये तुमने अपने रूल्स में डिसाइड करा ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं, किसी ने रूल बनाया नहीं हो। बिकॉज हर रिलेशनशिप का ग्राउंड रूल दो लोग फॉर्म करते हैं और कोई नहीं। मैंने इतने केसेस में देखा है। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशनशिप। अरे नया वर्ड आया यार, मेरे पास भी आया था अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले। मैंने ये क्या होता है यार? ये होता है सही में? हमारे टाइम पे तो कुछ और ही कहते थे। हमारे टाइम में तो पता ही नहीं था क्या था। बट अब सिचुएशनशिप क्या है, आधे लोग इसमें कॉम्प्लिकेट क्यों होते हैं? एक इंसान फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, दूसरा इंसान कमिटमेंट इश्यूज के वजह से उससे क्लोज ही नहीं हो पाता। तो जिसने फीलिंग डेवलप कर दी है वो तो कुछ कर नहीं पा रहा। वो कह रहा है ठीक है मुझे इससे दूर जाना है, मुझे इससे दूर, वो जा नहीं पा रहा।
वो क्या है, चल अब मैं फ्रेंडशिप मेंटेन करूंगा इसके साथ। जो इंसान दूसरे एंड पे है वो तो फ्रेंडशिप मेंटेन ही करना चाह रहा है, बट जो इस एंड पे जिसने फीलिंग्स डेवलप कर ली वो तो फंस गया। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं इधर ही रहूंगा, उस इंसान को डेट करते हुए देखूंगा, डेली हर्ट होऊंगा। तो वो करे क्या? दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज, वेरी 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 कॉमन। मैंने पर्सनली फील करा है ये। मेरे ही कॉलेज के मेरे ही सुपर सीनियर और मेरी ही सुपर जूनियर आपस में सिचुएशनशिप में थे। मैंने यार ये कैसे हुआ, ये गूगल पे तो देखा था ये बड़े होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलके दोनों से देखा ना यार, ये तो अलग ही चीज है ये। हाँ। और इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होती है बिकॉज इफ यू आर इन्वॉल्व विद द पर्सन यू विल ऑब्वियसली डेवलप फीलिंग्स, और अगर एक एंड से भी फीलिंग डेवलप होगी फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रहती, इट इज गोइंग टू टेक दैट मेसी रूट। वो हो जाएगा जब आप लोगों को सेपरेट होना है तो एक इंसान बोलेगा यार आई वुड लाइक कि हम रिलेशनशिप में आ जाए, दूसरा बोले मैंने तो पहले ही कहा था मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, अब क्या करें, अब क्या करें। सो इट टर्न्स मेसी। वो फिर सामने वाला क्या होता है, एक रात मैसेज रिप्लाई करे, यार आज तो ये मुझसे बात कर रहा है, ये तो मुझे साइंस दे रहा है बात करने के, क्या पता इसके अंदर से फीलिंग्स आए, तो हम उसके सारे एक्शंस को एक अंडरलाइन मीनिंग देने लगते हैं। ओके यार इसने हार्ट बनाया, लाल हार्ट बनाया, क्या हो गया, जैसा क्या हो गया। सो यू स्टार्ट फाइंडिंग दैट हिडन मीनिंग इन दोज थिंग्स। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से दिस थिंग इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक दीज डेज। मतलब बहुत मेजर आधे इश्यूज आपको सिचुएशनशिप के मिलेंगे जहां पे रिलेशनशिप नहीं है और सिचुएशनशिप बन गई है। और खासकर मैंने होमोसेक्सुअल कम्युनिटी में देखा बिकॉज दे कांट गिव कमिटमेंट, सो दे कांट गिव कमिटमेंट, सो दिस इज मोर कॉमन, क्योंकि वहां पे तो कोई कमिटमेंट है नहीं, शादी अभी एक इशू बना नहीं है, तो उससे पहले लोग आधे कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, जिस वजह से वो और कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे तो आप बहुत ही देखोगे। तो क्या ये हेल्दी होगा कि मान लो किसी ने स्टार्टिंग, कोई दो लोग मिले, एक बंदे ने स्टार्टिंग में कह दिया कि भाई मेरी तरफ से तो ये है, ठीक है, सामने वाले ने कहा मैं अनक्लियर हूँ, साथ में आते हैं, सिचुएशनशिप में आते हैं, चलता रहता है, ठीक है, और फिर बाद में कि दूसरे वाले ने फीलिंग जनरेट कर ली थी, उसको अभी भी नहीं हुई या कर नहीं सकता वो, ठीक है, किसी और भी कोई भी बहुत रीजन होते हैं, तो क्या उनको रिलेशनशिप में जाना, शादी करना, ये हेल्दी है या नहीं है? पहले मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ कि जब दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, और ये आपने सुना होगा यार वो लड़का या लड़की बहुत अच्छी है बट वो ना मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ये कह रहे हो वो लड़का बिल्कुल पैकेज है बट वो मुझे ही नहीं चाहता, तो बेयर मिनिमम एक रिश्ते का क्या होता है, दो लोग एक दूसरे को चाहते हो, राइट? तो अल्लाह वो बेयर मिनिमम ही नहीं कर पा रहा कि वो है ही नहीं उसके अंदर, तो आप क्यों उसके पीछे हो? मतलब आई फील दैट इट इज द बेसिक रिक्विजिट ऑफ एनी रिलेशनशिप दैट बोथ द पार्टनर शुड वांट ईच अदर। एक भी इंसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, फिर तो ये तो सेपरेशन का बात आ गई ना, तो आप यहां से कैसे स्टार्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को? दूसरी बात, अगर टाइम एंड अगेन एक इंसान बार बार आपको ब्रेड क्रमिंग कहते हैं हम इसमें, कि छोटे छोटे साइन देते हैं, ब्रेड क्रम्स फेंकते हैं ना जैसे, कि वो पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, वो रियलाइज नहीं करते, बट ब्रेड क्रमिंग इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि थोड़े थोड़े हिंट्स देना, साइंस देना कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन, एट द सेम टाइम पीछे खींच लेना अपने आप को कि पूरी ब्रेड एक बारी में नहीं दूंगा, मैं थोड़ा पीस ही दूंगा, सो दैट पर्सन स्टेज इन इंटरेस्ट कि क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। उसके बाद अगर इंसान रियलाइज कर ले कि मुझे हर्ट कर रहा है, ये मेरे को कमिटमेंट नहीं दे सकता, आप रिलेशनशिप में साल उसने बोला मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, साल बाद कहता है चलो रिलेशनशिप है, क्या आप सिक्योर रहोगे उस रिलेशनशिप? नहीं, यू विल ऑलवेज डाउट, यार ये चला गया तो, ये चला गया तो। वो रिलेशनशिप ऑलरेडी मेसी रूट ले लिया है। या तो दोनों को बैठ के अपने इनसिक्योरिटीज पे वर्क करना है, कमिटमेंट इश्यूज, चेजिंग पे, अगर वो नहीं कर रहे तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके आगे कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट ही होगा और वो फॉल ऑफ कर जाएगा, क्योंकि जो फाउंडेशन है वही सही नहीं है, फाउंडेशन ही सही नहीं है। आपने ऑलरेडी इतने सारे बैरियर्स बना लिए, आप बता नहीं पा रहे आधी बातें दूसरे पार्टनर को कि ओके आई वेंट ऑन अ मीटिंग जहां मैं दूसरे इंसान से मिला, आप बताइए, कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहे, दो लोगों में डिस्टेंस आ गया, तो आप कैसे उस रिश्ते को बनाओगे? ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है। कम्युनिकेशन तो लोगों के बीच है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। मैं इतनी बार पूछता हूँ पार्टनर से कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, जीरो, आइडिया ही नहीं है। कहते क्या होता है पता ही नहीं है, क्यों? उन्होंने जाना ही नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। एंड आई गिव देम अ वेरी बेसिक एग्जांपल दैट इफ यू वांट ब्रेकफास्ट, आपका हस्बैंड प्रिपेयर कर रहा है बहुत मेहनत से, आपको खाने छोले भटूरे, वो लाता है डोसा, आप खा लोगे, अगले दिन भी खा लोगे, तीसरे दिन भी खा लोगे, एक पॉइंट बाद बोलोगे ना यार क्या बना रहा है, वो बोलेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसको ये भी पसंद नहीं आ रहा। बट बात क्या, दोनों ने तो बताया नहीं उसको क्या चाहिए और उसको क्या चाहिए। सो इन रिलेशनशिप ऑल्सो दे डोंट नो हाउ टू फाइट, क्या सामने वाले को पसंद नहीं है, क्या चाहिए, कैसे मैं अपना लव एक्सप्रेस करूं, कैसे ये लव मतलब अप्रिशिएट कर पाएगा या कर पाएगी, दे डोंट नो दैट। अगर एक आपका पार्टनर उदास है, दे रिक्वायर लव, हाउ व्हाट वुड यू डू
टू मेक देम फील लव्ड। आधे पार्टनर्स को पता ही नहीं, क्या करेंगे, गिफ्ट ले आएंगे। क्या यहाँ से डिप्रेशन की शुरुआत होना शुरू होता है कि ट्रिगर पॉइंट होता है कि यहाँ से ट्रिगर हो गया वो बंदा, अब उसके रीजंस वो और ढूंढता है डिप्रेस होने के? क्या ये सच बात है कि कोई बंदा अगर डिप्रेस है, ऐसे रोना आता है ना, तो हम बहुत सारे रीजंस ढूंढते हैं और ज्यादा रोने की? कई बार होता है ना कि सारे थॉट्स लेके आते हैं, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, फिर 5 साल पहले जो गलत हुआ था। क्या डिप्रेशन के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब हम डिप्रेस होना शुरू होते हैं तो जब उसमें घुसते हैं तो हम और भी रीजंस ढूंढते हैं आसपास से कि हम इसमें जाएं, रोक नहीं पाते अपने आप को, ऑब्वियसली कोई जाना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, उसमें जाने के और रीजंस हम खुद ही ढूंढते हैं, हमारा माइंड खुद ही उस तरफ जाता है। क्या ये सच है या फिर? हाँ, मतलब ये तो देखो है कि दैट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज नेगेटिव थिंग्स, आपको ज्यादा दिखने लगते हैं, हाईलाइट होती है। देखो, एक जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है या कभी भी, मतलब हम डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेशन बहुत इजीली बोल देते हैं वर्ड, बट आई फील डिप्रेस्ड एक मूड है। यू कैन से आई एम इन अ मूड, डिप्रेस्ड मूड। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD, वो है क्लिनिकल जब आप डिप्रेशन में होते हो। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और कभी भी कोई डिप्रेस्ड है ना, तो कभी आपको क्या होता है, जब आपका मूड उदास होता है, जब डिप्रेस्ड होता है, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वो चली जाती है, वो रहेगी कुछ घंटे, फिर बात हुई थोड़ा बेटर लगा। बट जो एक्चुअली डिप्रेशन जा रहा होता है ना, वो होपलेसनेस कॉन्टिन्यूसली चलती है, वो कॉन्टिन्यूसली वो होपलेसनेस रहती है, एंड पीपल इग्नोर इट। पीपल इग्नोर बाय गेटिंग देमसेल्व्स इनटू वर्क ऑल द टाइम। वो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहते। असली प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी एडिक्शन या किसी चीज को ओवर कर रहा है ना, वो उसको पसंद नहीं कर रहा, वो एक्चुअली रियलिटी से भागना चाहता है। आप किसी भी इंसान से पूछ लो जो नशे करता है, कुछ भी करता है, उसको उस नशे में मजा नहीं आ रहा, वो तो रिग्रेट ही कर रहा है करने के बाद। एक्चुअली वो रियलिटी को एस्केप करना चाहता है, इस वजह से वो कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ इज नॉट सूदिंग फॉर दैट पर्सन, सो दैट पर्सन विल ट्राई टू एस्केप द रियलिटी थ्रू दी सब्सटेंसेस। लोग काम से करते हैं, लोग लोगों से करते हैं, लोग गेम से करते हैं, तभी तो इसका एडिक्शन होता है। कोई भी चीज कोर, मतलब जो अगर मैं कहूं तो सब्सटेंस से कोई चीज एडिक्टिव नहीं है, रियलिटी उनको इतनी होपलेस लगने लगती है कि वो अपना कंफर्ट इन चीजों में ढूंढने लगते हैं। ट्रू, बहुत हर के साथ दिखा है। एल्कोहलिज्म क्यों बढ़ रहा है आजकल की सोसाइटी में? फैंसी वो तो हो ही गया है, पर वो जब शुरुआत हमने यहाँ से करी थी कि रियल लाइफ को उन्होंने वो बना दिया, अचीविंग सक्सेस को डिफाइन कर दिया, और उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो उसको वहां से निकलते हैं। जैसे बहुत सारे मेरे स्टार्टअप मतलब फाउंडर्स थे जिसके साथ कम्युनिटी में मैं जुड़ा था। स्टार्ट करना इज वेरी इजी, उसको मेंटेन करना, उसको आगे ले जाना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। किसी भी आप चीज को स्टार्ट कर रहे हो बहुत आसान है, उस पेस को मेंटेन करना, उसको फिनिश करना। कभी कहते हैं ना कि रेस को स्टार्ट करना आसान है, फिनिश करना मुश्किल है। बिल्कुल, फिनिश करना ही सक्सेस होनी चाहिए। क्योंकि बुक भी पढ़ी थी मैंने एक, एटॉमिक हैबिट्स, उसमें था कि डिफाइनिंग द सक्सेस, कि सब 10 लोग हैं, रेस के लिए भाग रहे हैं, गोल सबका एक है, सब बराबर बराबर प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई, पर हर कोई तो अचीव नहीं कर रहा, पर सबने कंप्लीट कर लिया। नहीं, गोल डिसाइड करना इज नॉट कमिंग टू सक्सेस या हैप्पीनेस। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी वो हम भूलते जा रहे हैं। और बीच में जो सोसाइटी आती है ना, स्पेशली जो हमारे लव वंस होते हैं, मैं फेल हुआ था, बहुत लोगों ने, फैमिली सबसे पहले आती है, और रिश्तेदार कहते हैं ना हमारे दिल्ली वाली लैंग्वेज में, तो रिश्तेदार तो सबसे पहले आते हैं, भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जब सक्सेस आ जाएगी, अरे भाई ये तो हमारा वाला था, हमारा आपने ये बहुत सारे देखे होंगे, आपके साथ खुद हुआ होगा कि भाई क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, बिल्कुल, क्या कर रहा है, कि इसमें कोई स्कोप है, नहीं है, अच्छा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पीपल डोंट सी द वर्थ, एंड एक्चुअली जो वो प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो खुद फील करने लगते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज आप पे आती है और वो आपके अंदर डीप डाउन बन जाती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कि हमने ना सक्सेस वगैरह को एक टाइम फ्रेम में डाल दिया है कि इससे पहले हो जाए, क्यों हो जाए नहीं पता, ये कर लूं इसे इससे पहले, क्यों किसी को नहीं, दे डोंट नो व्हाई इज इन देयर लाइफ। मतलब वही तो हम कहते हैं कि अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम स्टेप ले रहे हो, तुम एंडलेस एक रोड पे नंगे पैर चले जा रहे हो, कब तक चलोगे? कोई एक एंडिंग पॉइंट तो होगा। क्यों सफर कर रहे हो, क्यों अपने आप को लेट नाइट जगा रहे हो जब आपको पता ही नहीं क्या है? तो वो बहुत जरूरी है टू फाइंड दैट मीनिंग। क्योंकि अगर आपके लिए सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना है तो उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। तो कौन सा ऐसा फिगर है जो आपको हैप्पी करेगा, और क्यों आपने वो फिगर डिसाइड करा है? इधर इस रूम में सबको पैसा कमाना है, आई एम श्योर, बट किसी से ये पूछो कि ओके, बियॉन्ड मनी व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, आधे लोग ब्लैंक रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि उनके लिए अगर आप बोलोगे ना, अच्छा पैसे के अलावा, अच्छा गाड़ी ले ले, अरे गाड़ी कैसे के पैसे से तो आएगी,
मेन फोकस ही पैसे का है, क्योंकि पैसों का ही वो मेन दिमाग में डाला हुआ है। तो मटेरियलिस्टिक चीजें जो आ गई हाँ। ना, कि सक्सेस क्या है, कि रील्स में हम देखते हैं हाँ। ना कि किसी ने डिफेंडर ले ली तो चलो, किसी ने उससे ही महंगी गाड़ी ले ली, किसी ने लैम्बोर्गिनी ले ली। आजकल चीजें भी जो फेमस हो रही है, दीपेंद्र गोयल ने कौन सी गाड़ी ले ली, एस्टन मार्टिन ले ली है। हाँ, बिल्कुल दीपेंद्र होता गोयल की मेहनत कोई नहीं देख रहा है। कि भाई बंदे ने 2011 में अपनी आईआईटी से निकलने के बाद जो हाई पेइंग जॉब वो ले सकता था, ठीक है, वो छोड़ी है, वो रिस्क लिया है, बिल्कुल। वो मेहनत कर रहे हैं, 5-6 साल अननोन लोगों के साथ काम करा है, उनकी टीम बिल्ड करी है, रातों रात मेहनत करी है, बिल्कुल। कितनी रातें उसने बिताई होंगी, कोई नहीं जज कर रहा उसको, ठीक है। गाड़ी पे, अरे बढ़िया, उसकी नेटवर्थ और बढ़िया, ठीक है। आज सब लोग क्या कह रहे हैं कि उसने अपनी 3.6 सीआर की सैलरी छोड़ दी 2 सालों के लिए, भाई उसको मैटर ही नहीं करते पैसे। बिल्कुल। वो उसने लाइफ में सक्सेस का वे ही दूसरा ढूंढ लिया। नारायण मूर्ति उसको प्रेस कर रहा है बंदे को यार, इन्फोसिस का फाउंडर उसको प्रेस कर रहा है कि भाई मैंने उन लोगों के लिए जॉब बनाई जो पढ़े लिखे थे, आप उन लोगों के लिए जॉब बना रहे हो जो इंडिया में मेजॉरिटी है, जिनको जरूरत है। तो उसको उससे ज्यादा सक्सेस क्या है भाई? ये वेल्थ है ना रतन टाटा और अंबानी में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पैसा दोनों के पास है, पर रिस्पेक्ट क्यों करते हैं हम, उसका रीजन है पीआर स्टोरीज जो हो सकती है, बट बंदे ने करा है, और फैमिली टू फैमिली करा है, इंडिया के इंडिपेंडेंस और उससे पहले से करा है। एक इकोसिस्टम बनाया है कि सोसाइटी से मैंने कमाया है तो सोसाइटी के पास जाए, बिल्कुल वो सक्सेस है। तभी इतने लोग जो आज तक मिले नहीं, आधे लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं, फोटो भी नहीं देखी होगी, तब भी यार रतन टाटा की डेथ हो गई। यस, ये मेरे ख्याल से तो ये वेल्थ है कि आप जाओ तो आपको कुछ सालों तक, 1000 सालों तक लोग याद तो रखे, कुछ साल तक रखे। हम अपने घर वालों को भूल जाते हैं, दादा परदादा। मेरे ख्याल से आपको भी अपने परदादा के पीछे का नाम याद नहीं होगा। मेरे को परदादा का याद नहीं है। मेरे को याद है, क्योंकि हम उन्हें प्रेस करते हैं कि हाँ जी वो नंबरदार जीते, वो उन्होंने कुछ करा था, पर उनको अब लोग भूल चुके हैं ना। मेरे को इसलिए याद है, मैं डेली फोटो देख लेता हूँ, बिल्कुल। मुझे उनके फादर का नहीं पता, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं करा ना जो सोसाइटी याद रखे आप। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत लोग कमा रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू भी है मेरा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बहुत बारी ना इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को इम्प्रेस करने निकल जाते हैं। जैसे फेमस, अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो दे वांट पीपल टू प्रेज देम, और वो प्रेज, वो वैलिडेशन इतना एडिक्टिव हो जाता है कि जिस दिन बुरा कमेंट आया ना, पूरी रात नहीं सो पाते। और क्या है, अगर आप देखो, एक सिंपल सी चीज है, विराट कोहली क्रिकेटर बहुत अच्छा खेला, जब उसने बुरा खेला ना, जब उसने अच्छा खेला दुनिया ने सर पे चढ़ाया, साल वो अच्छा नहीं खेला, उन्हीं लोगों ने बोला सबसे बेकार क्रिकेटर है, सबसे बेकार है। अभी आप देख रहे हो, कोई भी फील्ड देख लो, जब उस बंदे का अच्छा टाइम चल रहा है, पीपल विल प्रेज देम। जैसे ही कुछ ऊपर नीचे आएगा, पीपल विल फॉरगेट यू वेरी इजीली। बट द होल पॉइंट टू दिस इज दैट अगर आप यही सोचते रहोगे कि सोसाइटी आपको कैसे परसीव कर रही है, यू कांट गो अहेड। आपको थोड़ा उसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी आपको हमेशा अप्रूवल नहीं देगी। यू माइट डू थिंग्स दैट आर टोटली अगेंस्ट द सोसाइटी, आप शायद विलन बन जाओगे, बट कोई ना कोई किसी की स्टोरी में विलन है। बीइंग अ गुड विलन एक किसी की स्टोरी में साइड एक्टर होने से तो बेटर है। बिल्कुल। आप देखो, आप कुछ भी ले लो, कल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर डेली आपका सैटरडे का प्लान है कि आप दारू पी रहे हो, आप बोलोगे यार अब मैं नहीं आ रहा है सैटरडे। क्यों भाई, हमने क्या गुनाह कर दिया? आप बैठ हमारे साथ। आपने क्या करा, वो 2 ड्रिंक्स के लिए मना किया, उनकी स्टोरी में हो गए, शायद आपने दोस्ती तोड़ दी, आप विलन हो गए, बट आपने अपना स्टेप चूज करा, राइट? ऐसा थोड़ी है कि वो 2 ड्रिंक नहीं लोगे तो आप बुरे इंसान हो गए या आप दोस्ती में दरार आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बट वो क्या है, जब भी आप कोई स्टेप लोगे आगे बढ़ने का, किसी ना किसी की कहानी में आप विलन होने वाले हो। सो वो सोसाइटी का अप्रूवल क्या है, वो फेमस होना क्या है, वो आप बनोगे ही बनोगे किसी की लाइफ में विलन। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, वो पड़ेगा। विलन हूं मैं। हाँ। और अक्षय कुमार की एक मूवी थी कि भाई किसी आखिरी के 5 मिनट के लिए जी रहे हो, मूवी के पहले के 90% टाइम तो तुम हीरो से भी बेटर हो। बिल्कुल। हीरो स्ट्रगल कर रहा है, तुम मौज कर रहे हो भाई, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है ये माइंड से निकालना, क्योंकि हम उन लोगों से लड़ रहे होते हैं जिनके साथ हम प्यार करते हैं, जिनको, ठीक है, रह रहे होते हैं जिनके साथ, और जिनके ओपिनियन से हमें फर्क पड़ता है एक्चुअली। अननोन लोगों से कोई जैसे कमेंट आपके लेवल पे अगर कोई फेमस हो जाता है, ठीक है, जैसे आपके भाई के लेवल पे फेमस आता है, तो स्टार्टिंग में वो दिख रहा होगा कि एक बुरा कमेंट आ गया, अरे यार फर्क पड़ रहा है। फिर उसके उन्होंने जब ग्रोथ देखी होगी, भाई आ ना यार, कोई नेगेटिव तो अच्छे से तो आएगा ही। बिल्कुल, नेगेटिव कमेंट इज समथिंग कि मतलब आपने किसी का कोई पॉइंट ट्रिगर करा और वो होगा। जब भी आप जाओगे, कोई ओपिनियन बोलोगे, आई मेड अ रील ऑन, आई गेस
one of the YouTubers, Shifu ji, Master Shifu ji. He's a very respectable man, but he said something about depression, which I didn't agree on, and I posted that reel. अरे लोग पागल हो गए, लोग मुझे गाली देने लग गए. मैंने बोला क्या? मैंने तो उस इंसान को कुछ गलत भी नहीं बोला. मैंने तो बस बताया दिस इज द अवेयरनेस. ही सेड डिप्रेशन अमीरों का वो है, गरीबों को नहीं होता. बट फैक्ट्स अगर देखे जाए तो गरीबों कोई जा ही नहीं पा रहा, फैसिलिटीज ही नहीं. अगर आप देखो जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो अगर आप देखो 10:1 है. उससे भी ज्यादा खतरनाक ही रेशियो होगा कि मेंटल हेल्थ का, कि कितने प्रोफेशनल है और कितने लोग मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं. वो रेशियो ही ऊपर नीचे है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आधे लोग डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी से सफर कर रहे हैं, और आधे लोग अप्रोच ही नहीं कर रहे किसी को. अब मैं शायद ये कंट्रोवर्सी हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे फार्मर्स की बात लेके आता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड जो करता है फार्मर कर रहा है. रीजन है कि इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसका अल्टीमेट रीजन है कि वो मेंटल हेल्थ से बिल्कुल होपलेस हो गया. वो होपलेस हो गया, उसके पास कोई था ही नहीं. आप उसके बाद में लेके उसके लिए बहुत प्रेस कर रहे हो. नेता बहुत सारे आ जाते हैं. नेता बनना इज वेरी आसान कि भाई आ गए फार्मर ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, और प्रोटेस्ट करते हैं, दिल्ली रोक लेते हैं, लाल किले से झंडा उतार देते हैं. बट जब वो फार्मर सफर कर रहा था, ठीक है, तब क्यों नहीं हेल्प? किसी को नहीं पता. हाँ, नहीं पता चलेगा. और वो ना फार्मर को पता भी नहीं है ना कि हो क्या रहा है उसके साथ. एक्चुअली वहां तक तो वो नॉलेज पहुंची नहीं कि अच्छा कि मेरे को होपलेस लग रहा है तो मैं, ये मेरे लिए एक डेडली बीमारी है. हमें पता है कि चिकन पॉक्स कैसा दिखता है, हमें पता है कि ओके ये कैंसर ऐसा होता है कि ये डेडली है. हमें पता ही नहीं डिप्रेशन डेडली, हमें तो पता ही नहीं डिप्रेशन है क्या. उस फार्मर को पता ही नहीं डिप्रेशन होता है. उसे होपलेसनेस वर्ड का मतलब ही नहीं पता. उसको तो पता है कि वो लाइफ में आया था पैसे कमाने, वो पैसा नहीं कमा सकता तो एक फैमिली के लिए कलंक है, तो मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि वैसी ही कंडीशनिंग हो रखी है उसकी. जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. अगर आप जाओगे किसी से मिलने, अगर आप जाओगे बच्चों से बात करोगे, रैंडम कॉलेज स्टूडेंट से, उनको यही सिखाया गया कि एक सेट पैटर्न है. हम 12वीं तक, 10वीं के बाद साइंस लेनी है, उसके बाद बीटेक करनी है, फिर एमबीए करनी है, ये है कॉर्पोरेट में जॉब, दिस इज लाइफ. जहां मैं बोलता हूं ओके इफ नॉट बीटेक देन व्हाट. अरे ये क्या है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया मैंने. वो फार्मर बनना आया ही नहीं. हाँ. जबकि अगर वो अच्छा फार्मर बनेगा, अपने फेलो फार्मर्स की हेल्प करेगा. एक मूवी भी आई थी अभी, नाम याद नहीं मेरे को, उन्होंने कंबाइन करा सारे फार्मर्स को, अच्छे से उन्हें ट्रेन करा और बूम बहुत पैसा कमाया. बिल्कुल. और बड़ी बड़ी ये एग्री टेक कंपनीज, हमें गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, वो चाहती है यंग जनरेशन फार्मिंग में आए. अभी भी हमारा 70% पैसा इंडिया का फार्मिंग से आता है. हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है. बिल गेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो यूएस का सबसे बड़ा फार्मर है, उसके पास सबसे ज्यादा लैंड है वहां पे, फार्मिंग करवाता है. वो करता डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है, पर वो केयर करता है. और ये होना चाहिए. गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है जिसमें कार्बन क्रेडिट्स देते हैं आजकल, कि कोई कंपनी है, कोई अपना प्लांट लगा रहा है, जैसे सैमसंग है और कोई भी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी भी, आप इतने टन का कार्बन एमिशन दे रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उतने ही पैसों का फार्म लगाते हो और वहां से उतना ही इंक्रीज करते हो, तो इससे कार्बन क्रेडिट आपको वहां पे टैक्स में रिबेट मिलेगा. बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ग्लोबली अवेलेबल है, और इंडिया में कोई नहीं अवेल कर रहा है. क्योंकि अगेंस्ट चले जाएंगे ना कि भाई अडानी ने फार्म लगा लिया, अंबानी ने फार्म लगा लिया, टाटा ने फार्म लगा लिया, ठीक है. क्यों ना वो कंपनीज इन फार्मर्स को स्ट्रेंथन करें, ठीक है, कि भाई तुम और अच्छे से ग्रो करो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, आपको तो गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे रही है ना. बिल्कुल. ये पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर में जब तक ये आएगी नहीं ना, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ेंगी नहीं, जब तक वो एम्पैथी नहीं आएगी गवर्नमेंट को फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को इंडस्ट्रीज के लिए, कि सब एक दूसरे के लिए जरूरी है, इकोसिस्टम है ये. बिल्कुल. और ये सिखाना चाहिए, हर एक बच्चे को शुरू से सिखाना चाहिए कि एक सोसाइटी में रहते हैं हम, सोसाइटी में एक इकोसिस्टम है, उसका एक पार्ट भी खराब होता है. कि अगर टाइगर्स नहीं रहते, बिल्कुल, जब बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, टाइगर्स खत्म हो जाते तो बहुत कैसे वो इकोसिस्टम हटता. बिल्कुल. बीज खत्म हो जाए तो कैसे इकोसिस्टम हट जाएगा. बिल्कुल हट जाएगा. मतलब वी आर डिपेंडेंट. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आजकल ना बहुत फेमस हो गया है लोन वुल्फ. आजकल अगर आप लोगों से, बच्चों से बात करो, मैं लोन वॉरियर हूँ, मैं अपनी लाइफ अकेले लड़ूंगा, ठीक है. वो हुआ क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दोस ट्रस्ट इश्यूज, यस दैट पर्सन वांट्स टू गो अलोन, ठीक है. वो बट वो क्या होता है, वो इतनी प्रॉब्लम्स लाना शुरू कर देता है ना, हमें ये हम भूल ही जाते हैं कि वी आर सोशल बीइंग्स. मैं आपको बोलूं, आपको लाइफ चूज करनी है, डेथ चूज करनी है, आप बोलोगे लाइफ. बट मैं बोलूं, अच्छा एक कंडीशन है कि आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहोगे, एक 10x10 के डब्बे में बंद रहोगे, बीच बीच में पानी देता रहूंगा और थोड़ा खाने का. जीना चाहोगे? क्यों? बिकॉज यू नीड पीपल, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू डू थिंग्स, राइट. और अगर सोसाइटी नहीं है, लोग नहीं है, आपका जीने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कुछ होगा ही नहीं. क्योंकि
यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर टॉक, मतलब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि वेन लोग कहते हैं पैसा कमाना है, पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने रिश्ते छोड़ देते हैं। तो अगर मैं एक पूरे एक बड़ी सी एक यॉट भी खरीदता हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा मेरे दोस्त हो, दोस्तों कि पीपल आई लव शुड बी देयर। सो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि आई कॉल इट ऑल और नथिंग। पीपल जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, एम बनाते हो ऐसे घोड़े की नाल लगा के भागते रहते हैं। बट बात सारी ये है कि every aspect of your life is important. That's where we call balance. बैलेंस नहीं है तो सब बिगड़ जाता है। आप छोटी से छोटी चीज ले लो, आपका बीपी बैलेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है। ब्लड शुगर ऊपर नीचे, प्रॉब्लम है। सो जस्ट लाइक दैट एवरी एस्पेक्ट इन योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। जो भी आप छोड़ रहे हो ना कहीं वो पीछे से आके आपको पीछे से काटेगा। तो पैसा, फैमिली, फ्रेंडशिप और जो जो आपको लगता है आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट है, इट शुड ऑल बी वर्कड अपॉन। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे नहीं वर्क कर रहे, वो भी बहुत बड़ा सिन है। मैं खुद बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई मेक श्योर कि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखूं, क्योंकि एक चीज भी ऊपर, अगर मेंटल, ये भी नहीं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। वो बहुत जरूरी है। वो बैलेंस छूटता है ना, आप कुछ भी देखो, लोग रिलेशनशिप में आते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते, फैमिली छोड़ देते, काम छोड़ देते, वो भी हेल्दी नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इफ यू आर वर्किंग एवरी टाइम, नॉट हेल्दी। इफ यू आर विद फ्रेंड्स एवरी टाइम, हमारे घर वाले कहते हैं दोस्तों में घुसा रहता है, नॉट हेल्दी। इफ यू आर इन दैट सेटअप वेयर यू आर जस्ट वर्किंग आउट, नॉट हेल्दी। सो किसी भी चीज का एक्सेस, जहां वो इम्बैलेंस आया, वो प्रॉब्लम लाएगा। तो हर चीज जरूरी है, और ये हम नहीं समझते, हम बैलेंस नहीं समझते। हम आधे कहते हैं मैं अब डाइटिंग शुरू करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, मैं 100 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, बट जब खाऊंगा तो ऐसा खाऊंगा कि दुनिया जाए भाड़ में। नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी, राइट? वो है इशू। तो लक्षित, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आप लोग भी लक्षित से, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हैं और लक्षित से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो लक्षित अब अवेलेबल है फाइंड माई ट्यूशन के ऐप पे। तो जस्ट गो टू प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, डाउनलोड द FMT ऐप, जस्ट सर्च द नेम लक्षित, आपको मिल जाएंगे। जस्ट कॉल हिम जब भी लक्षित अवेलेबल है अपने वीडियो टाइम पे। और सब्सक्राइब कर देना, फॉलो तो कर ही दोगे आप लोग, ठीक है? और लक्षित के बारे में आपको कौन कौन सी चीज अच्छी लगी, प्लीज कमेंट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।